अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमने बेसिक इंट्रो करा था लास्ट क्लास में और चैप्टर स्टार्ट करा था। चैप्टर स्टार्ट करने के साथ हमने FA1 या फिर आप कह सकते ACC के बारे में कुछ डिटेल्स देखी थी और साथ ही साथ ये जाना था कि भाई आपके पास FA1 का पेपर किस तरह से आता है, इसके टोटल कितने चैप्टर्स हैं। हमने कल ये चीज़ें देखी थी कि टोटल आपके पास 17 चैप्टर्स हैं जो कि 4 पार्ट्स में ABCD करके डिवाइड हैं। और हमने सबसे पहले डिस्कस करा था चैप्टर 1 को। हमने इंट्रोडक्शन करा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ बिजनेस क्या है उसको समझा था, बिजनेस कितनी तरह से किया जाता है। सॉरी, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसिंग, और फिर साथ साथ हमने क्या बात पढ़ी थी कि भाई बिजनेस एक्चुअली कहते किसे हैं, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट में कौन सा फर्क है, क्या फर्क है। साथ साथ हमने पढ़ा था एसेट और लायबिलिटीज और रेवेन्यू पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अच्छा आज बात कर लेते हैं किस पे। लाइबिलिटीज हमने कल करी थी, लाइबिलिटीज भी कर ली थी। अच्छा कर लिया था। ठीक है, वैल्यू इनकम। एसेट, रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम एक ही चीज होती है। और लाइबिलिटीज करी थी। ठीक है। अच्छा जी, आज बात करते हैं एक्सपेंसेस पे कि बिजनेस में आप एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। अच्छा जी, एक्सपेंसेस के बारे में कोई नॉलेज। क्या कितना बिजनेस में जाती है तो हाँ, बच्चे एक्सपेंसेस का नाम सुन के कहते हैं अखराजात, खर्चा, है ना। लेकिन बिजनेस में फॉर एग्जांपल आपने पैसे दिए, क्या वो अकाउंटिंग के एतबार से कहलाएगा एक्सपेंस। हम्म। अकाउंटिंग में जहाँ से आपने खर्चा करा तो नहीं। हाँ, अगर मैंने सिर्फ पेमेंट करी तो क्या वो अकाउंटिंग की नजर में खर्चा कहलाएगा। नहीं। क्यों? क्योंकि देखें, एक्सपेंस हम बिजनेस में कब मानेंगे, जस्ट लाइक हमने कहा था क्या कि आपने फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो शॉप पे, और शॉप कौन सी है भाई, वो जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह डालते हैं। आप वहां जाते हो और उनसे कहते हो 1000 का आप क्रेडिट कार्ड डाल दो, सही है। अब जब क्रेडिट कार्ड डालते हो तो वो पैसा आपने 1000 रुपये दे दिया, क्या वो पैसा आपका एक्सपेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपने उसकी सर्विस नहीं ली है। 1000 फॉर एग्जाम्पल, अभी हम टैक्स की बात नहीं कर रहे, कोई रिडक्शन नहीं हो रही, 1000 आपके पास एज इट इज आ जाते हैं। आपने अभी तक कोई सर्विस यूज नहीं करी, इसका मतलब है वो एसेट है आपका। क्या है? एसेट। क्योंकि प्रीपेड हमने पढ़ा था, या प्री पेमेंट क्या है आपके लिए, एसेट है। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मेरे पास आया मैंने वो इस एसेट का क्या यूज करा, मैंने कॉल पैकेज कर लिया। ठीक है, कॉल पैकेज, नेट पैकेज फॉर एग्जांपल, उसमें से मैंने कितने यूज कर लिए, 500। 1000 में से 500। अब ये जो 1000 में से मैंने 500 यूज करे ना, यानी 1000 मैंने प्रीपेड करा था, उसमें से ये 500 क्या है भाई मेरे लिए, ये मेरा एक्सपेंस हो गया। जबकि जो 500 रह गए ये अभी तक मेरे पास क्या है, प्रीपेड। क्या है भाई? प्रीपेड या प्री पेमेंट, और ये अभी तक क्या है मेरे लिए, एसेट है। ठीक है।
तो हम क्या देखते हैं, हम एसेट किसे हम एक्सपेंस किसे मानेंगे, एसेट का वो पार्ट जो आप कंज्यूम कर लो, वो क्या बन जाता है, एक्सपेंस। ठीक है, आप लिखते हो क्या, कंज्यूम्ड द कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड एक्सपेंस। ठीक है, सेम इसी तरह से आपने किसी को एडवांस पेमेंट करी, फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, अब एम्प्लॉयज को आपने पर पर्सन को, पर एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज दिए हैं। अब ये कब दिए, फॉर एग्जाम्पल जैन की, या आपके पास 30 का कौन सा महीना होता है, इसका अप्रैल। अप्रैल। ठीक है, चलो 1 अप्रैल को दिए। ठीक है, अब ये 1 अप्रैल पे आपके लिए क्या है भाई, वही प्रीपेड वाली कहानी, अभी आपने यूज नहीं करा। अब आ गई है क्या, अप्रैल 15 पे आपने क्या कर लिया होगा, आधा महीना गुजर गया है, इस 10,000 में से आधे महीने के बाद क्या अमाउंट दिख रही होगी, 5,000 आपको एक्सपेंस के तौर पे दिखेगी। क्यों, क्योंकि आपने इस 10,000 का हाफ पार्ट कंज्यूम कर लिया है उनकी सर्विस लेके। ठीक है, तो एसिड क्या हो गया, एसिड अब एक्सपेंस बन गया, कितना, 5,000 का। बाकी का रिमेनिंग 5,000 क्या है, अभी भी एसिड है। अब वो एक्सपेंस कब हो जाएगा, जब अप्रैल एंड होगा, अप्रैल की 30 पे। ठीक है, तब आप कह सकते हो पूरा का पूरा 10,000 क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। तो हमने क्या देखा, द कंज्यूम पार्ट, जितना पार्ट कंज्यूम कर ले तो एसेट का, वो क्या बनता रहता है भाई, एक्सपेंस बनता रहता है। सेम इसी तरह से और क्या, किस किस तरह से आपके पास एक्सपेंस सामने आता है, फॉर एग्जाम्पल हम जिस चीज पे ये दिखा रहे हैं, जिस चीज के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, एलईडी। अब देखें, एलईडी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब खरीदी थी तो इसकी कॉस्ट मुझे बताई गई थी कितनी, 1 लाख। सही है, और जो शॉपकीपर थे उन्होंने बताया कि आप इसको बासानी 5 इयर्स तक आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसको कब परचेज करा भाई, जैन की फर्स्ट, और ईयर था 2021। तब मुझे बताएं, क्या मैं इसको जैन फर्स्ट पे एक्सपेंस मान लूं, नहीं, नहीं, फिर मैं कब मानूं, जब खत्म हो जाए इसका। जब खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या कहा, मैंने जनवरी 1 पे ये परचेज करा था, ईयर कौन सा था, 2021। ठीक है, और ये कहाँ तक चल सकता है, 22, 23, 24, 25। तो जब ये दिसंबर आएगा, यानी December 31, 2025, तो क्या मैं तब जाके इसको एक्सपेंस मानूं, तब जाके, यानी हम इसको जैन से लेके December 31, 2021 में भी इसको ना लिखें, 22 में भी ना लिखें, 23 में भी ना लिखें, 24 में भी ना लिखें, डायरेक्ट हम जाके 25 में लिखें, वो कंप्लीट खुश होगा क्योंकि बेस्ट कर दूंगा। क्या ये जस्टिफाई होगा कि आप किसी चीज की बिल्कुल से भी रिकॉर्डिंग ना करो, यानी जब आपने परचेज करा तब भी कोई इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी, परचेज करने पे तो आप परचेज की रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी आप कोई रिकॉर्डिंग ना करो, 2 साल गुजरने के बाद भी ना करो, यहाँ पे सॉरी 2 साल, 2 साल गुजरने के ऊपर भी ना करो, 3 साल पे भी ना करो, चौथे साल पे भी ना करो, और डायरेक्ट 5वें साल पे आके करो, जस्टिफाई नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, देखो 1 लाख की थी, 1 लाख पे आपको कितने ईयर्स की वारंटी दे रहा है, कितने ईयर्स की गारंटी दे रहा है, 5 साल। 1 लाख को 5 सालों में तोड़े हम, 20,000। 20,000 क्या हो रहा है भाई, 20,000 आपका 1 साल में, समझ लो कि आप इसकी सर्विस ले रहे हो, हर साल 20,000। क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ये। ठीक है, अब पहले साल में कितना हो जाएगा भाई ये, 20,000। 20,000 का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, दूसरे साल में भी क्या होगा, सॉरी दूसरा साल आपका यहाँ नहीं है, 2022 ये रहा।
दूसरे साल में भी 2022 में भी 20,000 का, 23 में भी 20,000 का, चौथे में भी 20,000 का, और फिर पांचवे में भी 20,000 का। अब ये हर साल क्या हो रहा है, एक्सपेंस आउट हो रहा है। जरा इस चीज को गौर से देखना। मैंने पहले साल इसको परचेज कितने का करा था, 1 लाख का। और दिसंबर, अब ये देखो कब पूरा होगा, ये दिसंबर 31, 2021 में पूरा 1 साल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंस बनेगा। ऐसा ही है। मैंने क्या करा था, 1 लाख की परचेज करी थी, और 1 साल पूरा यूज करने के बाद जो 20,000 का एक्सपेंस था, ठीक है, 1 लाख में से माइनस हुआ, कितने की आपकी रह गई है एलईडी, 80,000 की। दूसरे साल पे करो सेम इसी तरह से। आपने परचेज कितने का करा था, 1 लाख का। आपने 2 साल कितना इस्तेमाल करा होगा, पहले साल का 20,000, दूसरे साल का 20,000, यानी 40,000। तो 1 लाख में से जब आप 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। क्लियर है। तीसरे साल की बात कर लेते हैं। तीसरे साल में कितना हो जाएगा, पहले के 2 सालों के 40,000, तीसरे साल का 20,000, कितना हो गया, 60,000। 1 लाख में से जब आप 60,000 माइनस करेंगे तो आपके पास कितनी अमाउंट आएगी भाई, 40,000। ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, इसको जरा गौर से समझना। क्या देख रहे हो कि जब आपने परचेज करा था वो 1 लाख का था, 1 साल जब यूज कर लिया तो उसकी वैल्यू में रिडक्शन आ गया। कितना रिडक्शन आ गया, 20,000 का। उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 80,000। यानी एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस के बाद एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई। ठीक है। सेम इसी तरह दूसरे साल पर आओ, 2022 पे टोटल 40,000 का एक्सपेंस हो गया पिछले और अब के मिला के। क्या हो जाएगा, आपके पास 1 लाख से 40,000 माइनस होंगे, रिड्यूस हो रही है। पिछले साल 80 रह गई थी, इस साल और मजीद 20 और एक्सपेंस हो गया, तो कितनी हो गई, 60,000 रह गई। अब फिर क्या होगा, अगले तीसरे साल पे जाते हो तो टोटल 60,000 का आपको दिखता है एक्सपेंस हुआ हुआ। एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो एसेट की वैल्यू रह जाती है कितनी भाई, 40। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो जनाब यही क्या है आपके पास, रिडक्शन। ये रिडक्शन क्या बता रहा है, जितना एसेट का रिड्यूस होता रहता है पार्ट, वो क्या बनता रहता है, सॉरी, एक्सपेंस। इसका नाम होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, आप इसमें मजीद पढ़ते हो तो हमारे पास एक्सपेंसेस के नाम भी होते हैं। बहरहाल यहाँ तक क्लियर है। आप इस एग्जाम्पल को लिख लें तो फिर मैं इसका पॉइंट लिखवा दूंगी। लिखा जाता है क्या, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब देखिए ये एसेट कौन सा था, नॉन करंट, नॉन करंट एसेट था ना। और ये नॉन करंट कौन सा होता है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपके पास ये आया, सेकंड पॉइंट आया। इस तरह से आप क्या करते हो, एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करते हो, समझते हो। ये क्लियर है, इरेज करूं ये।
ठीक है जनाब, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। दो पार्ट्स आपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे ना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और किस किस को हम एक्सपेंस मानेंगे? एक्सपेंसेस और किस किस को मानते हैं, आए और देखते हैं। दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, इसके अलावा और क्या होता है भाई बिजनेस में? जब आप किसी से गुड्स परचेज करते हो, ठीक है, तो आप क्या कहते हो? वो आपके बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि आप उसमें कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। हम हमेशा जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट चाहिए होती है, और बिजनेस में हर किस्म की कॉस्ट एक्सपेंस होती है। तो आप कहते हो गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी। कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, इसके अलावा जब आप सर्विस ले लो किसी की भी, टेकन सर्विस, आप चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने कहा था लास्ट टाइम एग्जांपल पढ़ी थी कि भाई जब आपने जैन से पूरी जनवरी, जैन 1 से 31, जन सॉरी जनवरी 1 से जनवरी 31 तक आपने सर्विस ले ली किसकी के? इलेक्ट्रिक के लिए। अब आपके पास बिल आ रहा है 29, 30 इस तरह से आ रहा है, और पेमेंट आपने करनी है नेक्स्ट मंथ में। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट आपको 10 तारीख दी गई है। अब देखो, उसकी सर्विस आपने ले ली। ऑर्गेनाइजेशन की जब सर्विस ले लो तब भी बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। भले ही आप उसकी पेमेंट करो या ना करो, आपने सर्विस ले ली है, आपने गुड्स परचेज कर ली है, आपने सर्विस ले ली है, वो क्या कंसीडर होगा? एक्सपेंस। इसी तरह से आपके पास जितनी भी बिजनेस में ऑपरेट करने की वजह से कॉस्ट आ रही है, तो वो सब क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्या? द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग या डूइंग बिजनेस। ठीक है जनाब। अब आप जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मेंटेनेंस भी करते हो, मेंटेनेंस भी क्या है? आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, मेंटेनेंस एक्सपेंस। इसके अलावा आप सैलरीज पे करते हो, तो सैलरीज भी क्या है जनाब? आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस। इसके अलावा वेजेस, आप लेबर्स को वेजेस पे करते हो, और आप एडवर्टाइज समटाइम करवाते हो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होता है। ठीक है। लोन देना भी होगा ना। हम्म। लोन भी देना। सॉरी। लोन होता है ना, लोन देना। अच्छा, लोन देना तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट। भाई बैंक हमें लोन दे रहा है, उसके नजर से देखा जाए, क्योंकि वो भी अकाउंटिंग कर रहा है, वो तो इन्वेस्ट कर रहा है। हमारे लिए लोन लाइबिलिटी है, एक्सपेंस नहीं है। उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो एक्सपेंस है। ठीक है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया। सेम इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी भाई आपके बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। इसके अलावा और कौन कौन से एक्सपेंस? अभी हमने देखा था वैल्यू डिक्रीज हो रही थी नॉन करंट एसेट की, वो कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सेम इसी तरह से अब देखो, हमने शुरू में पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल। जब हम सेल करते हैं कब करते हैं? जब आपको कस्टमर बाद में पेमेंट देने का कहे तो हम अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल जरा देखना, मैंने आपको वहां लिखवाया था जबानी कलामी बात है। भले ही वो बिल वगैरह बनाते हैं सब कुछ, लेकिन उसमें कुछ खदशात होते हैं कि डिफॉल्ट हो जाए, कस्टमर भाग जाए, या फिर कोई किसी भी तरह का फ्रॉड कर दे। जबानी कलामी बात है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वहां पे आपके चांसेस होते हैं कि हमें हमारी जो सेल्स है वो पूरी अमाउंट ना मिले, या आधी ना मिले, या फिर हो सकता है पूरी ही ना मिले, भाग जाए, या कुछ परसेंटेज। तो हम क्या करते हैं? इसको एक्सपेंस मानते हैं। अब ये कौन सा आपका? बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट्स एक्सपेंस कहलाता है, या डाउटफुल डेट भी, इरेगेबल डेट्स भी आप इसको कहते हो। ठीक है जनाब।
ये कुछ एक्सपेंसेस हैं। अब ये इसके अलावा और भी हैं, बेशुमार आपके पास है। मेंटेनेंस करवा रहे हो तो आपके पास आया, अच्छा मैंने आपको लिखवा दिया, सैलरीज एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस वगैरह के, हाँ रेंट है आपके पास, यूटिलिटीज मतलब जितनी भी आप यूज कर रहे हो, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी, इंटरनेट है, बहुत सारे। तो ये तमाम भी आपके लिए क्या है भाई, आपके लिए एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और एक्सपेंसेस को पहचानना है कैसे, वो मैंने आपको 5 पॉइंट्स में डिक्लेयर करे हैं, सही है। एक्सपेंस के लिए ये ना समझिएगा कि हमने पेमेंट कर दी, क्योंकि अब बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि मिस मैंने तो उसकी पेमेंट कर दी। आम इंसान यही सोचेगा कि मैंने जब उसकी कीमत अदा कर दी है तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन अकाउंटिंग नहीं कहती है। अकाउंटिंग क्या कहती है, क्या तुमने उसकी गुड्स परचेज करी, अगर परचेज करी तो एक्सपेंस मानो, परचेज रिकॉर्ड करो। अगर तुमने उसकी सर्विस ले ली तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, भले ही तुमने उसकी पेमेंट करी है नहीं करी है। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि भाई मुझे ऑफर हुई है, कोई कोर्स ऑफर हुआ है, अब उसकी पेमेंट बच्चों ने कहा कि हमें हम या तो महीने के एंड में देंगे या उसके आफ्टर, उसके नेक्स्ट मंथ में। तो क्या हुआ, मैंने जैन से पूरी जनवरी की कमिटमेंट करी थी, मेरी तरफ से तो वो इनकम हो गई है, उसकी तरफ से एक्सपेंस होगा। हम दोनों अगर रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि मेरी इनकम है, उसने मुझसे सर्विस ले ली है, उसने अभी तक पेमेंट नहीं करी, उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब भले ही आप एक किसी इंडिविजुअल की सर्विस लो या किसी इदारे की लो, ऑर्गेनाइजेशन की लो, इसी तरह से आपके पास और सैलरीज हैं, वेजेस हैं, यूटिलिटीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तमाम चीजों का। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या होगा भाई, एक्सपेंसेस की कहानी रिकॉर्ड हो गई है। इसमें कोई सवाल? अच्छा, इसके अलावा फिर हमारा और क्या रह गया था, इक्विटी। अब इक्विटी पर आते हैं, इक्विटी का मतलब क्या है, एनी आइडिया? इक्विटी, अब देखें, इक्विटी में आपके पास दो चीजें आती हैं। इक्विटी में आपके पास दो चीजें आते हैं, एक होती है क्या, कैपिटल, एक होता है कैपिटल और एक होता है ड्राइंग। ठीक है, अब बिजनेस में ऑनर, इक्विटी ऑनर की भी होती है। देखिए, बिजनेस जब हम करते हैं ना, तो अगर तो सिंगल पर्सन कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटर। क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, अगर सिंगल ओनर है, अगर मोर देन वन पर्सन है, मोर देन वन पर्सन क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो शायद आपने सुना हो शेयर्स वगैरह के बारे में। तो वहाँ जो ओनर्स होते हैं उनका नाम होता है शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो अगर सिंगल ओनर है तो सोल प्रोप्राइटर या ओनर्स इक्विटी, अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स इक्विटी, अगर तो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है तो शेयर होल्डर्स इक्विटी के नाम से आएगा। इक्विटी में इतना समझ लें कि दो चीजें होते हैं, अगर तो ओनर ने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी जनाब, कैपिटल। और बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करवाया है, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए आपने विड्रॉ करवाया, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग। ठीक है, अब जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट आपने कैश की सूरत में करी है, आपने फर्नीचर की सूरत में करी है, आपने इक्विपमेंट्स की सूरत में करी है, किसी भी सूरत में करी है, जो भी चीज इन्वेस्ट करोगे वो बिजनेस के लिए क्या है, क्या है, कैपिटल।
अब बिजनेस में से कुछ भी आप विड्रॉ करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किराने की शॉप्स वगैरह देखी होंगी, यूटिलिटीज वगैरह खरीदने जाते हो, सॉरी यूटिलिटीज कह रही हूँ, ग्रोसरी करने जाते हो, चावल आटा चीनी। अब ये जो शॉपकीपर्स हैं, समटाइम क्या करते हैं, अपनी ही शॉप से भाई घर से कॉल आ रही है बीवी की, 2 किलो चावल ले आते हैं आना। अब ये 2 किलो चावल जब लेकर आ रहे हैं, जब जब तक बिजनेस में था उसकी इन्वेंट्री थी। इन्वेंट्री का मतलब क्या, सेल करना है, करंट एसेट है। अब जैसे ही उसने घर के लिए 2 किलो पैक करा और घर लेके गया, वो क्या हुआ, विड्रॉ, ड्रॉइंग। क्लियर है ये चीजें। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपके लिए कैपिटल, जब विड्रॉ करोगे कोई भी चीज, चाहे वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल्स विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेंट्री ही क्यों ना विड्रॉ कर रहे हैं, क्या है आपके लिए, ड्रॉइंग। क्लियर है यहाँ तक। फिर जब आप ये काम कर लेते हैं, नोट डाउन कर लिया। अब ये तुम्हें दिया है। एलएलसी क्या बनाया था अभी? एलएलसी क्या बताया था? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कॉर्पोरेशन वगैरह में। ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं, फिर हम पहन लेते हैं अकाउंटिंग का चश्मा। अब अकाउंटिंग क्या कहती है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसके तहत हमें इनकी ट्रीटमेंट करनी होती है। क्या, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, ड्राइंग। ठीक है। अब देखो, आपके पास जो, जब आप रिकॉर्ड करोगे तो दो साइड आएंगी, एक होगी जनाब आपके पास डेबिट साइड, और दूसरी होगी आपके पास क्रेडिट साइड। सही है। जब भी बिजनेस में एसेट इंक्रीज होता है, क्या कहा मैंने, जब भी बिजनेस में एसेट इंक्रीज होता है तो जनाब कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। जब भी इंक्रीज होगा डेबिट साइड पे, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और जब भी लाइबिलिटी, रेवेन्यू या आप कैपिटल की बात करते हो, इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा जनाब, ये क्रेडिट साइड पे आपके रिकॉर्ड होंगे। सही है। अब सेम जैसे आपने एसेट और एक्सपेंस को लिया था, ड्राइंग भी क्या होगा, जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। सही है। अब जब ये डिक्रीज होते हैं, कौन कौन से एसेट और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे, कम होंगे, जब जब ये डिक्रीज होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे भाई, क्रेडिट साइड पे। सेम इसी तरह जब लाइबिलिटी, रेवेन्यू की बात आ जाएगी, ये जब जब डिक्रीज होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। अच्छा, कैपिटल डिक्रीज नहीं होता, जब आप इसमें डिक्रीज लाते हो तो वो क्या बन जाता है, ऑटोमेटिकली ड्राइंग। ठीक है। तो वैसे तो आपके इसमें दिखाया जाता है कि भाई डिक्रीज हुआ तो डेबिट पे आके रिकॉर्ड हुआ, लेकिन सेंस वही है, जब डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है आपने डेबिट कर दिया है, ड्राइंग हो गई है। और ड्राइंग अगर डेबिट वो कम हो रही है, इसका मतलब है आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो वो बात मैं फिर यहाँ पे यहाँ शो नहीं करा की। बहरहाल क्या हो गया, समझ में क्या आया, एसेट और एक्सपेंस और ड्राइंग
ये एक ही नेचर के हैं, जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे। और लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल जब भी इंक्रीज होंगे जनाब, कैपिटल पे, क्रेडिट पे रिकॉर्ड होंगे। यही आपके पास डबल एंट्री बुक कीपिंग का रूल है। इसके रूल के तहत आप एक साइड पे डेबिट साइड का रिकॉर्ड करते हो, दूसरी साइड पे क्रेडिट साइड का। हम हर ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट रूल के तहत ही रिकॉर्ड करते हैं। ये बिजनेस में अकाउंटिंग में एक बेसिक रूल है, जिस रूल के तहत, जिस प्रिंसिपल के तहत अभी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कैपिटल और इक्विटी एक चीज होती है। कैपिटल और इक्विटी एक चीज होती है। इक्विटी के दो चीज आ रही हैं। इक्विटी में दो चीज होती हैं, एक तो आपके पास कैपिटल होता है, एक होती है ड्राइंग। ठीक है सेकंड। जी। नीचे देखिए। डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कर दूं। इनमें से जो ड्राइंग बताई जाता है, ड्राइंग और इक्विटी, अगर हम इक्विटी आपका वैसे ही है जैसे एसेट एक्सपेंसेस, उसकी तरह एक आपका हेड्स ऑफ अकाउंट है। इस हेड्स ऑफ अकाउंट के दो मेंबर्स हैं, एक है कैपिटल, जब इन्वेस्टमेंट करो समझ लो कैपिटल है, जब भी विड्रॉ करो समझ लो क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, तो अगर कैपिटल डिक्रीज हो तो ड्राइंग कहलाएगा। डिक्रीज होता नहीं है, तो मतलब वही है ना कि आप क्या कह रहे हो, उसमें से निकालोगे तो ड्राइंग है वो। ठीक है ड्राइंग होता है, वो बस। ड्राइंग का वो कम होने का मतलब ड्राइंग ही हो। हम्म। उससे कम होता है नहीं। होता नहीं है, यही तो मैं कह रही हूँ। हाँ, अगर आपने किसी चीज की पेमेंट करी है ऑब्वियसली, तब उस सूरत में कम होगा। आपने लोन लिया, इंटरेस्ट दे रहे हो तो प्रॉफिट से ही निकाल के दोगे। हम इसमें देखेंगे, इक्विटी में आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जितना प्रॉफिट आता है वो भी आपका इक्विटी में एडजस्ट होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है। और जाहिर सी बात है, अगर आपने लोन लिया है तो भी किसको सरवाइव करना है, आपको ही करना है। सही है, तो वो भी क्या करेगा, कैपिटल को डिक्रीज करेगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, फिर आ जाते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस, अच्छा, ये चीज हमारी रह गई थी। बिजनेस में जैसे हमने अभी एक प्रिंसिपल, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेम इसी तरह से बिजनेस में थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको और मिलेंगे, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कौन सा होता है भाई? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के तहत क्या कहा जाता है, ओनर और जो उसका बिजनेस है, इसको अलग ट्रीट करो। ठीक है, यानी बिजनेस और ओनर को अलग अलग ट्रीट करने से मुराद बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं,
एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू है, लाइबिलिटीज को अलग रखो और ओनर्स के अलग। रीजन, एनी आइडिया क्यों करा जाता है? भाई है तो ओनर का ही बिजनेस, तो दोनों को मिक्सअप क्यों नहीं कर रहा है? ताकि पर्सनल कोई गेन ना हो, पर्सनल, कोई गेन ना हो या पर्सनल। पर्सनल अगर गेन हो जाता है तो फायदा है नुकसान है, क्या है तो आखिर ओनर का ही ना, तो फिर ये क्यों? वजह यही तुक्का। ताकि वो ना हो, करप्शन ना हो, कोई वो नहीं, उसमें वो ना हो, तो कोई। असल में हमें हाँ करप्शन वगैरह का भी समझ लो इसी तरह का हिसाब किताब है ना। देखो, अब एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेस के एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लायबिलिटी, कैपिटल हमें अलग रखना है और ओनर के अलग। क्यों? देखें फॉर एग्जाम्पल, अब बिजनेस के अलावा ओनर अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी का मालिक है ना। अब वो खर्चा कर रहा है, घूम रहा है, पार्टियां कर रहा है, वो बिजनेस का तो नहीं है, बिजनेस के किसी काम से नहीं हो रहा ना। अगर तो हम इन दोनों एक्सपेंसेस को सम कर दें, मर्ज कर दें, एक्सपेंसेस ओवर स्टेट दिखेंगे, ज्यादा दिखेंगे। तो हम जब एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि हम सेल्स में से उसकी कॉस्ट माइनस कर सकें और फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो आप निकाल के बता सको ना। ऐसे तो हमारी कॉस्टिंग या फिर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा दिखेंगे, है या नहीं? अगर मिक्स हुआ हुआ होगा तो ये बिजनेस का तो नहीं है कि आपने शॉपिंग करी या आप पार्टियां कर रहे हो, आप बाहर मुल्क में क्या कहते हैं सिर्फ टूर पे चले गए, वीकेंड्स एंजॉय कर रहे हो या फिर ट्रिप पे गए, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। सेम इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल रेवेन्यू की बात आ जाती है। सेल्स करके कम कमा रहा है इस बिजनेस से, उसकी अपनी जिंदगी में भाई यूट्यूब की व्लॉगिंग की कहानी है, जॉब करता है वो सारी चीजें उसकी इनकम में शामिल है ना। अब वहां से उसको अच्छी अर्निंग है, लेकिन जो उसका बिजनेस है वो इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा, वो इतना अच्छा अर्निंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। अगर दोनों को सम अप कर दो तो दिखेगा हाँ भाई इसके तो काफी अच्छी रेवेन्यूज है, जो कि फेक है, नहीं है। ओवर स्टेट नहीं दिखाना है हमें किसी चीज को, अंडर स्टेट नहीं दिखाना, फेकफुल रिप्रेजेंटेशन करनी है, आप पढ़ोगे आपके। इस वजह से आप क्या कहते हो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है भाई ऑनर और बिजनेस को अलग ट्रीट करो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आ जाती है, जब हम ये वाली बात करते हैं अकाउंटिंग की नजर में, अकाउंटिंग कानून की नजर में ऐसा नहीं है। जब कानून पर आएंगे फिर हम बताएंगे कि क्या है उसकी नजर में, ठीक है? तो कानून की नजर में जो है वो हम उस टाइम पे बात करेंगे। यहाँ पे जो चीज है, आपके पास चार टर्म्स आ रही हैं एंटिटी में, मैंने क्या कहा, यानी बॉडी कॉलेक्टिव, बिजनेस बॉडी कॉलेक्टिव। अलग है, सही है। अब यहाँ पे जस्ट आपके पास एंटिटी का लफ्ज आ रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ सिर्फ एक एंटिटी कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो बिजनेस एंटिटी के लिए वही वाली बात आ गई, बिजनेस इज ऑलवेज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। लेकिन सिर्फ अगर मैं एंटिटी का लफ्ज देखूं, बिजनेस एंटिटी एक पूरा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उसमें से सिर्फ एंटिटी का मतलब देखूं तो क्या है? रीड करें इसको। An entity is a more general term, referring to just about any organization in which people join together to achieve a common end. In the context of accounting, it can refer to multinational, multinational, conglomerate, कॉन्ग्लोमेरेट। conglomerate, a small club, a local authority, and so on. अच्छा, और फिर बिजनेस पढ़ें। A business also a very general form. But it does not extend as widely as the current entity. Example, it do not include a charity or a local authority. Any organization existing in trade and make a profit would be called a business, including a sole trader. दोनों में क्या फर्क है, कुछ समझ में आया? नहीं आया, नहीं आया, ऐसे ही है। देखें, एंटिटी क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। एंटिटी में चैरिटेबल, नॉन चैरिटेबल, बिजनेस, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों आ सकती हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एक बिजनेस की बात हो रही है ना, बिजनेस एंटिटी के अंदर आ सकता है, लेकिन बिजनेस के अंदर एंटिटी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि एंटिटी में प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट दोनों की बात हो सकती है, लेकिन बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट की बात होगी।
इस वजह से हमने क्या देखा भाई, एंटिटी का मतलब क्या है, ये ब्रॉडर टर्म है, जबकि बिजनेस आपको एक वाइडर टर्म नहीं प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सेम इसी तरह से आपको कंपनी और फर्म में भी समझ में आएगा, सेम वही कहानी है। कंपनी एक ब्रॉडर टर्म है, उसकी नैरो टर्म फर्म है, जो कि सिर्फ एक ही चीज को फोकस करिए। इसको भी रीड करें आप। Company is an entity constituted in a particular legal form, usually involving limited liability for its members. Companies need not be businesses. For example, many charities are considered as companies. A firm is a much vaguer term. It is sometimes used loosely in the sense of a business for a company. Some writers more usefully try to restrict its meaning to that of an unincorporated business to a for business not considered as a company, for example, as a partnership. ठीक है, सेम वैसे ही एक में चैरिटी और नॉन चैरिटेबल दोनों ऑर्गेनाइजेशन आ गए, एक में जस्ट आपकी चैरिटेबल आएगी। ये देखो, यही सारी चीजें आपके पॉइंट्स हैं। हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और अगर हम इसमें सिर्फ एंटिटी पे फोकस कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, सेपरेट बताता है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर की बात करूं, बिजनेस क्या है, एंटिटी क्या है, वो आपको अलग सिनेरियो समझा रहा है कि देखो क्या उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो अकाउंटिंग है, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज भी आएंगे जो आपको अगर सिर्फ पहली बार देखोगे वर्ड को तो मीनिंग अलग लगेगा, लेकिन उसकी सिनेरियोज में जाओगे तो वो आपको एक डेप्थ में कुछ और नॉलेज दे रहा हो। ठीक है जनाब? क्लियर है यहाँ तक? अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या लिखा हुआ है, द क्रूशियल पॉइंट टू ग्रैस्प इज दैट अ बिजनेस मस्ट ऑलवेज बी treated as a separate entity from its owners when preparing accounts. ठीक है, this convention applies whether the business is carried on by a company, a sole trader or by a partnership. वही वाली चीज जो हमने डिस्कस कर ली थी। A business is separate entity distinct from its owners. This applies to all businesses. When a sole trader, for example, draws money from business for personal use, there are two aspects to this: money leaving the business entity and being received by the individual. एक तो ये पर्सपेक्टिव है, who is of course separate from the business. ठीक है, अच्छा, डुअल इफेक्ट क्या है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि बिजनेस की तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डुअल इफेक्ट होंगे। वन इज फॉर डेबिट साइड एंड वन इज फॉर क्रेडिट साइड, एंड डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। ठीक है, नाउ क्या लिखा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल इफेक्ट, a debit and a credit impact on aspects of the business as recorded in the accounts. For example, if a business purchases a non-current asset for cash, ठीक है, अब इसके एतबार से देखोगे तो क्या होगा, जब बिजनेस ने किसी नॉन करंट एसेट को एक्वायर करा, परचेज करा, तो बिजनेस की नजर से देखो, हमें हमेशा काउंटिंग जो करनी है बिजनेस की पर्सपेक्टिव से करनी है, ओनर खुद नहीं देखेंगे। तो बिजनेस के पास क्या हो रहा, नॉन करंट एसेट आएगा, यानी एसेट इंक्रीज हुआ। एसेट इंक्रीज हुआ होगा तो क्या होगा, कैश कैश लगा होगा, कैश कम हुआ, भी गया होगा। हाँ, कैश भी गया, और आपके पास क्या हुआ, एसेट भी इंक्रीज हुआ। किस सूरत में, नॉन करंट एसेट इंक्रीज हुआ, करंट एसेट डिक्रीज हुआ। तो एक चीज आएगी डेबिट पे, क्यों, क्योंकि एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। इसी तरह से जो आपका करंट एसेट है कैश की सूरत में, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो क्या क्रेडिट साइड पे आएगा। क्लियर है? इसी तरह से आपकी तमाम क्या होगी, रिकॉर्डिंग करी जाएगी। इसको रीड करें थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से ये पूरा। मेरी डिग्री खत्म हो गई। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था ना, यहाँ से पढ़े, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन Every financial transaction will demonstrate the this duality. One account is credited and the another is credited. In the order for the accounting closing to balance, debit and credit entries in the accounts must equal each other. The accounting equation will be demonstrated in detail in the last one. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर हम आ जाते हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। दो तरह के बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक फॉर एक्सटर्नल पर्पस, एक फॉर इंटरनल पर्पस। जो एक्सटर्नल पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट्स
आपके प्रिपेयर करे जाते हैं वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो इंटरनल पर्पस के लिए यूज के ऊपर है ना, इंटरनल पर्पस के लिए आप प्रिपेयर करते हो वो आपके पास क्या है भाई, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। अब एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, अब इसमें आपके पास कौन कौन से दिख रहे हैं, कोटेशन वगैरह भी और भी। अच्छा, इसके अलावा चेक्स दिए हैं, इनवॉइस दी है, डिलीवरी है, इंटरनल है। अच्छा, ये सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इम्तियाज वगैरह पे ग्रोसरी करने गए होंगे, है ना, जाते हैं, नॉर्मल है। अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इन्वेंट्री उसके पास हमेशा रहती है, अगर नहीं होती वो बैकएंड पे मंगवा लेता है, ताकि जो बैकएंड पे उसे खत्म होने से पहले पहले हम वो चीजें अपने पास रख लें। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अब उसको मंगवानी है, कुछ इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट्स हैं, वो मिल्क की सूरत में है, वो आपके पास ड्राई मिल्क की सूरत में, लिक्विड मिल्क में, अभी सिर्फ मिल्क की बात कर रही हूँ, वरना चिप्स भी होते हैं आपके पास, ड्रिंक्स भी होती हैं, सोप्स वगैरह तमाम चीजें होती हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इम्तियाज की बात कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को इम्तियाज बिजनेस कंसीडर कर रही हूँ। मैंने क्या करा, मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में हम क्या करेंगे, तमाम अपने आइटम्स जो हमें मंगवाने हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे। कौन कौन से आइटम्स मंगवाने हैं मुझे, लिक्विड मिल्क मुझे कितना मंगवाना है, और पाउडर मिल्क मुझे मंगवाना है। अब कौन कौन सा, हाफ लीटर का, लीटर का, छोटे पैक्स, बड़े पैक्स, तमाम तमाम मैंने उसकी लिस्ट प्रिपेयर कर ली। ठीक है जनाब। फिर उसकी कितनी क्वांटिटी मुझे मंगवानी है, 50, 100, 150, 1000, कितनी, सबकी मैंने सोच ली। अब मेरे हिसाब से मार्केट में कितना प्राइस होगा वो मैंने अपने सोच लिया कि यार मैं तकरीबन 1000 के इतने पे करूं, इतने पे करूं, और फिर साथ साथ मैंने प्राइस के साथ इस टाइम पे मंगवाना है वो भी मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, और फिर मैंने क्या करा, अपने जो लोकेलिटी के हिसाब से जितने सप्लायर्स थे, तो मैंने उनको क्या कर दिया, ये लिस्ट फॉरवर्ड कर दी। यानी फॉर एग्जाम्पल अभी हम 4 सप्लायर्स को कंसीडर कर रहे हैं कि भाई सप्लायर 1 है, सप्लायर 2 है, सप्लायर 3 है, सप्लायर 4। मैंने लिस्ट प्रिपेयर करी और उनको मैंने शेयर कर दी। अब फिर क्या करते हैं, ये जो सप्लायर्स हैं मुझे इसके जवाब में क्या करते हैं, इस लिस्ट के हिसाब से मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मुझे अपनी कोटेशन भेजते हैं। ठीक है, कोटेशन मुझे भेजते हैं। वो भी इसी तरह से बताएंगे कि भाई आइटम्स ये आपके मिल जाएंगे इतने प्राइस पे और इस टाइम पे। मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी, जाहिर सी बात है मैं क्वांटिटी और आइटम्स बताऊंगी, प्राइस उनसे लूंगी। सही है, जाहिर सी बात है प्राइस तो मैं नहीं कहूंगी ना, कि हो सकता है मैं कम बता रही हूँ या फिर मैं ज्यादा बता रही हूँ, तो मैं तो उनसे लूंगी जो उसमें से मुझे मुनासिब लगेगा, तो फिर मैं उस पे जाऊंगी। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल सप्लायर थ्री की कोटेशन जरा सुइटेबल लगी। सही है, मैंने क्या करा, सप्लायर थ्री से ऑर्डर डन करवा दिया। तो मैं इनको करूंगी क्या, मैं उनको परचेज ऑर्डर प्लेस करूंगी। ठीक है, और वो मुझे क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर देंगे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स के नाम है। अब जब ऑर्डर गया, मैंने दे दिया परचेज ऑर्डर, उनकी तरफ से जाहिर सी बात है सेल्स ऑर्डर हुआ। अब रिसीविंग पे जब आते हैं तो जाहिर सी बात है रिसीविंग डायरेक्ट वो मेरे मुंह पे नहीं छोड़ के जाएंगे। क्या होगा, जब वो रिसीविंग होगा मेरे मैनेजर से बोलेंगे जनाब साइन कर दें। डिलीवरी नोट्स आपके पास जो आते हैं, तो आपके पास गुड्स डिलीवरी नोट पे साइन करवाएंगे। ये क्या है, डॉक्यूमेंट है, साइन करवाएंगे चले जाएंगे, लेकिन वो बगैर चेक करे नहीं होगा। हमारा मैनेजर तमाम चीजें चेक करेंगे और फिर उस लिस्ट के हिसाब से वो चेक करके साइन कर देंगे। तो ये इस तरह से आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। अगर तो आपने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी तो ऑब्वियसली रिसीट दे देंगे।
लेकिन अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करते, जो क्रेडिट पे आप परचेज और सेल करते हो, वहां बात आती है किसकी भाई, वहां बात आती है इनवॉइस की। ठीक है, इनवॉइस होता है। इनवॉइस का मतलब डिमांड फॉर पेमेंट। क्या मतलब है? डिमांड फॉर पेमेंट। क्लियर है? तो ये इस तरह से कोटेशन भी आपके पास आता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट। परचेज ऑर्डर आता है, सेल्स ऑर्डर आता है, इनवॉइस आती है, रिसीट्स आती हैं। ठीक है, तो ये तमाम क्या है आपके पास, एक्सटर्नल पर्पस के लिए, ताकि आप भी रिकॉर्ड रखो, उनके पास भी रिकॉर्ड रहे। एक्सटर्नल पर्पस के लिए और भी आपके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट जो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की सूरत में भी देखने होते हैं। सही है। यहाँ क्यों, यहाँ पे यहाँ जस्ट आपके सप्लायर और कस्टमर से रिलेट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है जनाब, इसको रीड करें, क्या लिखा हुआ है। Is usual to record a business transaction to a document. The हम्म। amount of documentation required will vary depending on the types of transactions and the people involved. If you buy a small item from the market, store and pay cash, it is unlikely that any documentation would exchange hands unless you ask for a receipt. By contrast, if you receive a central legal system installed, the paperwork involved can include the following that is summarized in the diagram. ठीक है, मैंने आपको क्या बता दिया था कि अगर आप, जाहिर सी बात है, स्मॉल आइटम्स तो जाहिर सी आप उस ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हो, लेकिन बल्क में आप परचेज करते हो, तो बल्क में परचेज करने की वजह से इतना अमाउंट समटाइम हाफ पे कर देते हो, समटाइम आप उसका कोई क्वार्टर पार्ट पे कर देते हो, या फिर पूरी अमाउंट समटाइम होता है कि आप बाद में पे करते हो। तो उस हिसाब से आपको इनवॉइस मिलता है। और कौन कौन सी चीजें आपके पास आती हैं, जरा रीड करें। First of all, Mr. Philip get in touch with the central billing company either by phone or by letter of equality. ठीक है, इंक्वायरी लेटर आपके पास आ जाता है। The central heating company will probably send along a sales engineer at an agreed time to visit you. The sales engineer will take a look at your residence and estimate how much work needs to be done. You will eventually receive a quotation dealing the price. कोटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कितना आगे। कितना खर्चा होगा? हम्म। ये कोटेशन मतलब बता दें कितना खर्चा होगा? मतलब वो आपको किस प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो Mainly, जिसकी कोटेशन आपको सही लगती है फिर आप उस पे चले जाओ। mainly as a quotation does not commit you to anything. If you wish to proceed with the quotation, the next thing you might do is send a letter accepting the quotation. You may, on the other hand, be required to sign a more formal sales or documentation document, which will be returned to the company. You should receive and acknowledge it. ठीक है, आपके पास ये रीडिंग पर्पस के लिए एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सेल्स ऑर्डर मैंने आपको बताया, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से आ सकते हैं, क्या है, इसको भी रीड कर लें जल्दी से। सेल्स ऑर्डर से आप रीड करना स्टार्ट This करें। is already has signed will be used by the central heating company as evidence of what is required. When you require, gives them the go ahead to prepare and carry out the work. A great deal of internal documentation will then be prepared. A record must be kept of the processes of the installation and its cost. Also, the company might keep other documents. We will look at the internal documentation in paragraph 4 to 4 below. Your central heating system has now been installed. Central heating staff will ask you to sign a delivery note. The delivery note will be evidence to the company that the job has been completed. This is then taken to the accounts department for review. Eventually, you will be sent a bill or invoice. If you are charged too much, you will in due course receive a credit note. क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं पूरा बता देती हूँ। जैसे हमने पूरी एक लिस्ट बनाई थी, इन केस आप भूल जाते हो, इन केस आप कुछ आइटम्स भूल जाते हो, तो बजाय पूरा आप ऑर्डर प्लेस करने के, आप क्या करते हो, एक शॉर्ट लिस्ट बनाते हो जिसको आप कहते हो
जब आप उनको भेजते हो, तो ये क्या करता है, आपके इनवॉइस को बढ़ाता है, वो क्या कहलाता है, आपका डेबिट नोट। ठीक है, यानी पूरी आपने आइटम्स की लिस्ट नहीं बनाई, परचेज ऑर्डर पूरा नहीं बनाया, जस्ट आपने एडिशन करवा दी। इसमें आपके इनवॉइस में जब आप एडिशन करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल पहले की आपकी इनवॉइस बनी थी 1000 की, ठीक है, अब आपने जो छोटी मोटी जो चीजें थी वो आपकी प्लस ऐड हो जाएंगी 200, तो टोटल कितना हो गया, 1200 आपकी इनवॉइस अब हो जाएगी। सही है। तो डेबिट नोट क्या कर रहा है, एक तो पर्पस इसका है ये इनवॉइस को बढ़ा देता है, दूसरा पर्पस क्या है, ये रिक्वेस्ट करता है, किस चीज की रिक्वेस्ट होती है भाई, आप क्रेडिट नोट भेजो। क्रेडिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट जनाब इसको कहते हैं जब कस्टमर रिटर्न करना चाहता है या इनवॉइस को, अभी जैसे उन्होंने बात करी है ना कि इफ यू आर चार्ज टू मच यू विल इन ड्यू कोर्स रिसीव अ क्रेडिट नोट। अगर तो ज्यादा चार्ज हो गया है, क्रेडिट नोट भेजो कि भाई हमने ये सामान नहीं मंगवाया था, या हमसे हमारा इतना बिल नहीं है, तो आप क्या करो उसको कम करो। यानी डेबिट नोट आपका क्या है, पॉजिटिव इनवॉइस, और आपका क्रेडिट नोट क्या है, नेगेटिव इनवॉइस। इनवॉइस को कम करता है। क्यों यूज होता है, रिटर्न गुड्स करने के लिए। सही है, इनवॉइस को कम करने के लिए यूज होता है, ये याद रखना। पॉजिटिव इनवॉइस डेबिट नोट, नेगेटिव इनवॉइस क्रेडिट नोट। क्लियर है। तो ये आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो बिजनेस में एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज होते हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास और क्या ऐसी चीजें आ सकती हैं इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में जो यूज हो। अब ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं, ये बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, वेरी करता है हर ऑर्गेनाइजेशन पे। हमारी स्कूल की है तो हमारी स्कूल की रिक्वायरमेंट अलग है, किसी की ग्रोसरी मार्केट होती है, सुपर मार्ट होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो वो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स अलग तरह के प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कौन कौन से अमूमन हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री की लिस्ट। अब भाई इम्तियाज को ही पता होगा ना उसके पास कौन कौन सी इन्वेंट्री किस किस कंपनी की मौजूद है, सिर्फ उसको पता होगा इन्वेंट्री लिस्ट। इसी तरह सप्लायर्स की लिस्ट भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी कि उन इन्वेंट्री को देने के लिए उसके पास कौन कौन से सप्लायर्स हैं। इसी तरह स्टाफ का स्केड्यूल, हर ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ का स्केड्यूल होता है उनको पता होता है। गुड्स रिसीव नोट, आपने गुड्स रिसीव करे थे, तो कौन कौन से गुड्स रिसीव करे थे, गुड्स रिसीव नोट आपने कलेक्ट करे होंगे, वो भी उन्हीं के पास होते हैं। इसके अलावा इनवॉइसेस, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, सब उनके पास होगी। चेक्स, आपने कस्टमर से कोई चेक रिसीव करा तो कहाँ होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा। अच्छा, एक्सपेंस क्लेम फॉर्म, किसी किस्म का कोई एक्सपेंस हुआ है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके जेब से पैसा गया है किसकी वजह से, ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्सपेंस को क्लेम कर सकता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का था, तो आप मुझे इसकी पेमेंट करो, एक्सपेंस क्लेम फॉर्म। ये मजीद आगे भी पढ़ेंगे, अभी जस्ट ये हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े, और हमने ये मजीद समझा कि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वेरी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्रेडिट इनवॉइसेस कंपनी के पास तो नहीं होते, क्रेडिट इनवॉइसेस इनवॉइस अलग है, क्रेडिट नोट अलग। क्रेडिट हो इनवॉइस डिमांड फॉर पेमेंट है, अगर आपने सेल करी है तो ऑब्वियसली आप कस्टमर को दोगे, अगर तो आपने परचेज करी है तो आपको मिलेगी सप्लायर से। क्रेडिट नोट क्या है, आप देते हो कस्टमर को, क्यों, क्योंकि आपने उसकी पेमेंट कम करनी होती है। एडिशन हो गया था माइनस, मुझे नहीं समझ में आया, माइनस हो गया, मैं क्रेडिट नोट का मांग करूंगी। भाई मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं था, जो आपने आपने इन्वेंट्री भेजी बिल्कुल बेकार थी, इसको रिटर्न करो। क्लियर है। अच्छा जी, फिर आपके पास ये चीजें रीडिंग पर्पस के लिए आ रही हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। इनवॉइस और क्रेडिट नोट भी मैंने आपको बता दिया, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर बता दिया, ये तमाम चीजें देखिए हाईलाइट होनी है। इनवॉइसेस के बारे में है, क्रेडिट नोट के बारे में, इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर क्या है, इनवॉइस किसे कहते हैं, यही मैंने आपको बताया। इनवॉइस इज अ डिमांड फॉर पेमेंट। इन चीजों को जस्ट आपने रीड नहीं करना है, आपने इन चीजों को हाईलाइट भी करना है। ठीक है, नोट डाउन करना है, आपने इनके पॉइंट्स बनाने हैं और हाईलाइट भी करना है।
अच्छा जी, फिर क्या लिखा है? डिफरेंट यूजेस ऑफ द इनवॉइस कैन बी डिस्क्राइब। इनवॉइस होती है, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है उसके बारे में। जब आप इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड इमीडिएटली इन कैश with the invoice created as evidence of expense या receipt of payment। ठीक है, तो आप क्या रिकॉर्ड करते हो? रिसीट रिकॉर्ड करते हो। इनवॉइस इज अ सेंड फ्रॉम सेलर टू बायर एंड इज पेड ऑन रिसीट ऑफ द गुड्स, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, ये तमाम आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बताया कि किस तरह की ट्रांजैक्शन पे कौन सा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होगा। सही है, ट्रांजैक्शन में अगर आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट मिल रही है तो रिसीट होगा। अगर आपने डिलीवरी करवाई है तो आपने ये चीजें रिकॉर्ड करनी होंगी, कैश ऑन डिलीवरी नोट, इनवॉइस जो आप अगर तो बाद में मिलनी है तो आप इनवॉइस देते हो। एन इनवॉइस इज सेंड आफ्टर गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड विद रिक्वेस्ट टू पे विद इन अ सर्टेन टाइम, तो आपके क्रेडिट इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस किस तरह से शो होती है, ये कोई फॉर्मेट है आपके पास, देख लीजिएगा। इसमें देखिए, आप फॉर्मेट में ये चीजें पूछी नहीं जा सकती हैं कि भाई फॉर्मेट बनाओ, लेकिन कौन कौन सी चीजें होती हैं इतना आपको पता होना चाहिए कि इनवॉइस में क्या क्या, इनवॉइस नंबर, डेट, या फिर आपके पास अकाउंट नंबर, इस तरह की चीजें आती हैं। अदर इंफॉर्मेशन ऑफन फाउंड ऑन इनवॉइस, इसके अलावा कौन कौन सी होती है, आप रीड करें इसको, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास इनवॉइस में हो सकती है। Sometimes the date by which payment is due and the terms of sale are shown in the invoice. That 2 days, 30 days means that payment is due 30 days after the date of delivery. तो 30 days में payment देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अगर वो बता रहे हैं तो वो लिखी हुई है। FOB stands for fee on board and may be found on import or export invoices. FOB shipping points, which means that the supplier pays all costs of carriage, shipping, insurance, and I and right for exempted up to the point of shipping, but the customer will have to pay any subsequent carriage cost. The ठीक है, next point for sales tax will be found on invoices for goods or services subject to sales tax. For example, the price may be found on an invoice as follows: X words. This means that the price excludes the cost of delivery. इनके पर्पसेस भी लिखिएगा, इसके अलावा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है ये सब लिखिएगा। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा वो नॉर्मल चीजें थी। अदर इंफॉर्मेशन जो इनवॉइसेस पे मिल रही है वो ये हैं। इनके पर्पसेस भी लिखिएगा, इनके नाम कौन कौन से हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म्स क्या है, जैसे अब यहाँ पे ई एंड ओ ई लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, पर्पस क्या है, इस तरह से अपना पूरा बनाइएगा। This stands for errors and omission accepted, meaning that the supplier receives रिजर्व्स, thus the right to make alterations to the details as shown on the invoice should any proof at any later date to be incorrect. इनकरेक्ट। ठीक है, अच्छा, इन इनवॉइसेस की कॉपी किस किस के पास होगी? एक परचेजर के पास होगी, एक आपकी फाइल कॉपी में जाएगी। ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। डिलीवरी नोट और एडवाइस नोट क्या होता है? डिलीवरी नोट जस्ट आपने क्या करा, डिलीवर हुआ, आपने चेक करा, साइन कर दिया, जैसे नॉर्मल हम करते हैं। भाई आपके पास वो जो डिलीवरी देने आते हैं आपसे साइन करवाते हैं और वो चीज अपने साथ ले जाते हैं। एडवाइस नोट भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन साइन कराने के पास उसी के पास रह जाएगा। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। देन सेल्स ऑर्डर, सेट्स वगैरह, ये सब रीडिंग पर्पस के लिए तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, फिर क्या आ जाता है? क्रेडिट नोट मैंने आपको बता दिया, इनवॉइस और क्रेडिट नोट की एग्जांपल आपके पास आ रही है, इन चीजों को देख लीजिएगा, फॉर्मेट देख लीजिएगा। डेबिट नोट और गुड्स रिसीव नोट। अच्छा, डेबिट नोट क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। गुड्स रिसीव नोट क्या है? जब गुड्स रिसीव करेंगे तो आपको जो नोट मिलता है वो गुड्स रिसीव नोट कहलाता है। इसको रीड कर लें जस्ट। Received notes are filled in to record a receipt of goods used. सर बता देंगे? Goods received notes GRNs are filled in to record a receipt of goods. Most community in a warehouse. They may be used instead of or in addition to supply the price notes.
Often the accounts department will want to see the relevant GRN for paying the supplies invoice, even where GRNs are not routinely used. The details of a consignment of a supplier which arrives without an advice note must always be recorded. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स से क्या मुराद है? सेल्स खरीदना और बेचना, ट्रेडिंग करना। कॉमर्स किसे कहते हैं भाई? परचेज, जो आपके प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक का सफर होता है। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। इसको आपको क्या करना होता है? कंज्यूमर्स तक लेके जाना होता है ताकि वो कंजम्पशन कर सकें। अच्छा, यही चीज अगर आपकी पहले फिजिकल होती थी, अब क्या हो गई? ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक से। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ई कॉमर्स। ठीक है, इसको रीड कर लें। Because if internet trading cuts across many of the traditional communications, flows and days out the time factor, the customer can go online, select the goods they want and pay for them all with a series of clicks. For instance, if you purchase an airline ticket online, you receive an e-ticket which prints out on your printer. The seller may print out a copy at their end, but they may not need to. Your purchase is already recorded in their sales manner. Growth of commerce, the growth of commerce has increased the volume of transactions made using credit and debit. ठीक है, अच्छा जी। फिर हमारे पास कुछ समझ लें छोटे मोटे टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें डिस्काउंट्स है, रिबेट्स एंड अलाउंसेस है। अच्छा, इसके साथ हम देखते हैं और क्या क्या सेल्स। अच्छा जी, डिस्काउंट पे पहले बात कर लेते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना है? डिस्काउंट से क्या आपको समझ में आता है? Discount. तो एक्चुअली प्राइस होती है उससे कम कम करके आपको सेल कराता है। कम करके आपको सेल करते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखें, डिस्काउंट्स भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला जा रहा है कि भाई 10,000 यूनिट्स की कीमत कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, सही है। अब 10,000 की कीमत आपके पास 1 लाख है। जो सप्लायर है आपको मोटिवेट करता है कि तुम सिर्फ इतने से क्यों खरीद रहे हो 10,000 यूनिट्स। ठीक है, 10,000 की मैंने आपको कही, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 10 होगा, तो 1 लाख बन गई होगी, सही है। अब वो कह रहा है कि भाई इसकी कितनी है? 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल बन रही है। एक एक कितने? 1,000 यूनिट की कीमत आपकी कितनी बन रही थी? वही 10 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 आपके पास आ जाएगी। तो आपसे कहा जाता है कि अच्छा तुम सही है, इसको ज्यादा खरीद लो, मैं क्या कर दूंगा? 10 रुपए के बजाय इसकी कीमत कम कर दूंगा, सही है। तो बल्क क्वांटिटी पे जो फॉर एग्जाम्पल आपको ऑफर करा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब वो कह रहे हैं कि 10,000 ही आप 10,000 से आप ज्यादा खरीद लो, फॉर एग्जाम्पल 20,000 खरीद लो, सही है। इसकी मैं कीमत कर देता हूँ, लेट सपोज 8, मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आएगा? 4 लाख की होगा। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000 कितना होगा? कैलकुलेट करके चेक कर लेना, मोबाइल पे होगा। 1,60,000 कैसे आएगी? अच्छा, सही है, हाँ सही है। यानी अगर हम 10 रुपए के हिसाब से 20 यूनिट्स लेते तो कितना होता? 2 लाख पड़ता। अभी हमने 20,000 यूनिट्स लिए, लेकिन उसने क्या कहा? 8 रुपए के हिसाब से लगाऊं, कितना पड़ गया? कितना पड़ गया? 1,60,000। अब ये जो मुझे बल्क क्वांटिटी पे ऑफर हुआ है,
ये मेरा कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। तो ये क्या होगा, लिस्ट प्राइस में से, यानी आप अगर लेते, मैं 10 तो नहीं लेती, फिर मैं क्या लेती, 20 लेती, है ना। तो पहले तो मैं 10 ले रही थी, लेकिन अगर 2 लाख की, दो 20,000 की देखें तो क्या बनेगी भाई, 10 रुपए के हिसाब से इतनी बननी थी, क्योंकि क्योंकि उसके और मेरे दरमियान क्या हो गया, एक मुआहिदा हो गया था कि तुम सही है, तुम 20 ले लो, लेकिन मैं क्या कर दूंगा, 8%, मतलब 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, 8 रुपए के हिसाब से लगा लूंगा। तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस। अब ये माइनस को आप साइन के हिसाब से नहीं, ये ब्रैकेट में लगाते हो। अकाउंटिंग में आप इस तरह से लिखते हो, 2 लाख में से 1,60,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 डिडक्ट हो जाएगा। आंसर 40,000 आएगा ना। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल ये हमने अभी ऐसे अज्यूम करा है, इतना डिडक्शन होता नहीं है। फिर आपको देना कितने हैं, आपके पास इनवॉइस प्राइस में कितना आ जाएगा भाई, इनवॉइस प्राइस में आपके पास इतनी अमाउंट दिखेगी, इनवॉइस पे आपको लिखा हुआ दिखेगा 40,000। अब वो आपसे कैश लेने के लिए कि भाई चलो चला जल्द कि मुझे दे दे, आपको और ऑफर करता है कि भाई सही है, अगर तो आपने मुझे ऑन टाइम पेमेंट कर दी तो मैं इसमें से भी 5% डिस्काउंट दे दूंगा, यानी 40,000 का 5% मैं निकाल दूंगा। तो आपने कहा सही है, मैं तो वैसे ही तुम्हें लूटना चाह रहा हूँ। आप आते हो टाइम पे, 10 दिनों का टाइम था, 10 दिनों के अंदर अंदर आप आके उसको पेमेंट कर देते हो, तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है। कैश डिस्काउंट किस पर होगा, ये 40,000 का 10% निकालें, 40,000 का 10%। अकाउंटिंग की क्लास में बेटा कैलकुलेटर मस्ट है, वरना नो एंट्री है। ठीक है, 40,000 का 10%, 4,000, यानी 40,000 में से आप 4,000 डिडक्ट कर रहे हो, कितना हो जाएगा, कितना, 36,000। ये आपने कैश पे करा होगा, कैश पेड। क्लियर है? इस तरह से जो आपको बल्क क्वांटिटी परचेज करने पे मिलता है वो कहलाता है जनाब आपका, वो कहलाता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। और जो पेमेंट पे आपको करने पे, पेमेंट के साथ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं कि भाई 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, एक महीना। तो अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट कर लेते हो तो क्या होगा, कैश डिस्काउंट अवेल कर लोगे, वरना ये इनवैलिड हो जाएगा। बल्क क्वांटिटी पे आपके साथ जब मुआयदा हो गया तो ये परमानेंट की बात है, ये परमानेंट है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपने उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करा, टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी फुलफिल होंगी तो फिर आप इसको अवेल कर सकते हो, वरना ये क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जस्ट मैंने एक अजम्पशन के तौर पे आपके पास वैल्यूज दी थी। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता कि 2 लाख में से 1,60,000 का वो डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ, ऐसा जरूर है कि 2 लाख बन रही थी, उसमें से आपको 60,000, 40,000 कम करके दे सकता है, परसेंटेज पर होता है, 10%, 20%, वॉट एवर। क्या है? इनवॉइस प्राइस क्या होती है और कैश पे तो हो जाती है इनवॉइस। इनवॉइस प्राइस यानी अब आपके इनवॉइस पे ये प्राइस लिख दिए जाते हैं। तो आपको मतलब ये पे अब जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है, परचेज आपने इस अमाउंट से करा है,
अगर तो आपने फुलफिल कर लिए टर्म्स एंड कंडीशन के 10 दिन 15 दिन का जो हिसाब किताब है, तो फिर आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा, वरना आपको यही पेमेंट करनी होगी। 40,000 अगर आप 10 दिन के बाद आ रहे हो, हम्म, 10वें दिन के 12 बजे को खत्म हो जाता है ना, अगर उसके बाद भी आ रहे हो, 1 घंटा बाद भी आ रहे हो, नहीं होगा। लेकिन अगर उससे पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले भी आ रहे हो, भाई 10 दिन का टाइम था, अभी 10 दिन हुए नहीं, आज 10वां दिन है, 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले भी आ रहे हो, 10वां दिन है ना, हो जाएगा बिल। ठीक है। मतलब आप ये 40,000 वाली पेमेंट अवेल करोगे या बचा लोगे? अवेल कर सकते हो अगर आप ऑन टाइम दे रहे हो, और नहीं अगर करते मीट इस क्राइटेरिया को, तो ये इनवैलिड हो इनवैलिड जाएगा। हो जाएगा, और इनवैलिड का अगर इनवैलिड होगा तो पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, जितनी आपकी इन- इनवॉइस है, जितनी इनवॉइस बनी है उससे में से। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया ना। देखें डिस्काउंट आपके पास जो है, दो तरह से देखा जा रहा है। अब देखें दोनों के नजर से, एक जो अलाउ कर रहा है उसकी नजर से भी देखो, और जिसको रिसीव्ड हो रहा है उसकी नजर से भी देखना। डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, यानी फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ने आपको ऑफर करा ना डिस्काउंट, उसकी नजर से देख के बताना, क्या ये उसके लिए प्रॉफिट है, बेनिफिट है या नुकसान है। 10 का नुकसान होगा। उसकी नजर में नुकसान है, तो वो इसको कैसे ट्रीट करेगा, अदर एक्सपेंस के तौर पे। ठीक है। और जिसको रिसीव हो रहा है वो क्या करेगा, उसको अदर बेनिफिट हो रहा है, अदर इनकम के तौर पे वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। हम इसकी रिकॉर्डिंग भी सीखेंगे, जस्ट मैं भी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या है, डिस्काउंट अलाउड का मतलब है उसके लिए ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। सही है। इसी तरह जब मुझे रिसीव हुआ तो मैं क्या करूंगी, इसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करूंगी, क्यों, क्योंकि मेरी अदर इनकम है। सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, डिस्काउंट के बाद हमारे पास जो कहानी आती है, मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों की कहानी बता दी है। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये वही वाली है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, परमानेंट होता है। मैंने आपको बताया था, जब एक बात हो गई, आपने बल्क में परचेज कर लिया तो परमानेंट है, उसको कोई इनवैलिड नहीं कर सकता। और कैश डिस्काउंट क्या है, इमीडिएट नहीं होता। अच्छा, जितनी सॉरी इमीडिएट कह रही हूँ, इमीडिएट इस बिना पे आपको मिलेगा, जितनी इमीडिएट पेमेंट होगी या प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे उस बिना पे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कंडीशनल है। अगर कंडीशन मीट होती है तो फुलफिल होगा, वरना नहीं होगा। तो बोलेगा 10 दिन में आपको इतने करने हैं, अगर आप हर एक दिन वो करोगे बेस तो आपको प्राइस डिस्काउंट कम होता रहेगा। नहीं, 10 दिन के अंदर आप अगर आप आते हो, तो जो उसने डिस्काउंट आपको दिया है वो 10वें दिन तक भी मिलेगा। 10 दिन गुजर गए, 11वां दिन लग गया, खत्म। सही है। ये क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको करके, परसेंटेज लगा हैं। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग पे कैश डिस्काउंट मैंने आपको करवा दिया है, इसको रीड कर लीजिएगा। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो असल क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है। देखें, वही मैंने आपको करवाया था, क्या लिखा है, टेक क्विक परचेजेस गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 22,000, द सप्लायर्स द सप्लायर ऑफर्स अ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड अ 2.5 ठीक है, 2.5 यानी 2.5% कैश डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन 20 डेज। अब देखिए सवाल कैसे आ सकता है, ए और बी दोनों तरह से पूछा जा सकता है। कैलकुलेट द अमाउंट पे क्विक विल हैव टू पे इफ इट डिलेज लॉन्गर देन 20 डेज बिफोर पेइंग। क्लियर है। दूसरा सवाल कैसे आ सकता है, कैलकुलेट
the amount the company will pay if it pays within 20 days. अगर दोस्त ने 20 डेज में पे कर दिया तो उसको कितना पे करना है, अगर दोस्त ने 20 डेज के बाद पे करा तो उसको कितना पे करना है। अच्छा, सेल्स टैक्स अभी इसमें इंक्लूड नहीं है, अगर होता तो फिर उसकी अलग कैलकुलेशन होती है। जहां आपको जो चीज जिस तरह से करवाई जा रही है आपका लेवल बाय लेवल कराया जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी चीज को आप देखना, प्रैक्टिस करना और इस चीज को समझना। देखो लिस्ट प्राइस दी गई थी 22,000, उसमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा 22,000 का 10% 2200 माइनस कर दिया। अब ये आपकी इनवॉइस प्राइस है। उसने क्या कहा था 20 दिनों के अंदर अगर पेमेंट कर देते हो तो इसका क्या होगा 2.5 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 20 दिनों के अंदर कर दी, नहीं करी तो क्या होगा, पूरी देनी पड़ेगी, यानी 19,800 पूरा देना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, दिखा के करा के ना आपका 2.5% कितना हो रहा है, 19,800 का 495। आप फिर उसमें नोट डाउन करवाते हो जिस तरह का सवाल उस तरह की चीज। तो आपने फिर नोट डाउन कराया कि भाई कंपनी will therefore pay 19,800 if it delays after 20 days। और क्या कहेगी, अगर तो उसने 20 डेज के अंदर अंदर पे कर दिया तो उसको कितने देने, 19,305। यार है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं रीबेट और अलाउंस पे। रीबेट और अलाउंस, अलाउंस पे हम पहले बात कर लेते हैं। अलाउंस की एग्जांपल जस्ट लाइक क्या लिखा हुआ है, इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स आर ऑर्डर्ड एट वन टाइम देन अ फ्यू एक्स्ट्रा यूनिट्स आर गिवन फ्री ऑफ चार्ज। यानी फॉर एग्जांपल आपने अगर देखा होगा भाई सोप लेते हो 2 सोप पे एक फ्री, है ना। एक सर्टेन आपको यूनिट परचेज करने की ऑफर करते हैं कि भाई अगर आप 5 परचेज कर रहे हो तो हम तो और फ्री देंगे। अगर आप इसमें क्या कहते हैं बाय वन गेट वन वाली ऑफर, तो ये आपकी क्या रहती है, अलाउंस। ठीक है। रीबेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको गैस कंपनी के बारे में बताया, will lower its overall tariff for customers who use over a certain number of units per year। यानी वो आपको कहती है फॉर एग्जाम्पल आपका पूरे साल का 12,000 टैरिफ बन रहा है, यानी एक महीने का 1,000 टैरिफ। अब वो आपको ऑफर करती है कि भाई आप एक साल में इतना कर रहे हो, तुम्हारे पास कितना बिल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख एक महीने का, एग्जाम्पल के तौर पे। आप ऐसा करो कि इसको कम करो, 12,000 से कम करो, 10,000 कर लो, 8,000 कर लो। तो हम क्या करेंगे इसमें आपको और यानी अमाउंट कम कर देंगे। 12 लाख बन रहा था, हम अगर 2,000 कम होते यूनिट्स आपके कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 2,000 कम होंगे। तो 10 लाख आपके बनेंगे, है ना। लेकिन अगर तुमने इतना भी कर लिया तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 लाख नहीं देंगे, फिर तुम्हारे बिल में मजीद 2 लाख की और गुंजाइश कर देंगे कि आपका 10 लाख बनना था, हम 8 लाख आपको फिर भेजेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने राउंड ऑफ करके इसलिए समझाया ताकि आपके समझ में आए। अब ये आपको इसलिए भी मोटिवेट करने के लिए कि भाई हो सकता है कि उसकी प्रोडक्शन कम है तो वो आपकी कंजम्पशन करवाना चाह रहा है, इसलिए मोटिवेट कर रहा है आपको, ताकि जाहिर सी बात है आप यूनिट्स कम यूज करो और मुल्क में वो चीज आसानी से जितनी रिक्वायर्ड है उतनी फिर सबको मिल भी जाए। और जाहिर सी बात है इसमें आपका भी फायदा है, पेमेंट आपको कम करनी पड़ रही है। ठीक है जनाब, तो रिबेट्स एंड अलाउंस आपने समझ लिया। सेल्स टैक्स, अच्छा जी, सेल्स टैक्स के बाद हम देख लेते हैं स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर हम ऐसा करते हैं, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल जो आपको नहीं समझ में आया, कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस करेंगे। सही है। तो हमारे तकरीबन 3 से 4 टॉपिक्स रह गए, फिर ये हमारा चैप्टर 100% कवर है। सही है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, पार्ट ए कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, पार्ट ए का चैप्टर 1। सही है। बाकी के 3 रिमेन रह जाएंगे, तो फिर हमारे वो आहिस्ता आहिस्ता होते रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल। उसका ये रिबेट्स जो है, ये रिबेट्स मतलब थोड़ा समझाइएगा, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। देखें फॉर एग्जाम्पल वो आपको सर्टेन यूनिट्स यूज करने का बोलता है, मशवरा देता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके, चलो इसको हम और शॉर्ट कर लेते हैं, आपके 100 टैरिफ बन रहे थे, जैसे यूनिट्स होते हैं
है ना, बिजली के यूनिट्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिक आपको कहे कि तुम्हारे एक महीने के हिसाब से 100 यूनिट्स बन रहे हैं ना, तो 12 महीनों के कितने हो जाएंगे, 1200 यूनिट्स। तुम्हारे 1200 यूनिट्स बन रहे हैं, तुम इससे कम खर्चा करो, कम खर्च करो, कम बिजली यूज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 200 यूनिट्स भी कम करे, तुम्हारे पूरे साल के 1200 होते हैं, अगर तुम पूरे साल के 1000 हो जाते हैं, 200 कम करते हो, तो हम इस पे तुम्हें मजीद रियायत देंगे। सही है, इस तरह से। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, यहाँ तक कोई और सवाल? ठीक है, फिर यहाँ तक हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।